आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 10 थर्ड चैप्टर। तो मैं आज इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा ताकि हम लोग फिर रेडी हो सके इसको सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वो जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें यही बेसिक्स काम आता है। तो अगर मुझे बेसिक्स पता है तभी हम लोग अच्छे से आगे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोग कोई भी क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिक्स देखते हैं, देखो। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग देखना, जो भी क्लास 10th में हो कि कितने लोगों को ये चीज पता था पहले से। तो आई होप कि सबको पता होगा, बट जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टॉपिक का नाम क्या है, देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले ये अलजेब्रा का पार्ट होता है। अलजेब्रा में हम लोग, अलजेब्रा क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेरिन वी यूज लेटर्स टू डिनोट नंबर्स। ठीक है, तो वहां पर मेरे पास एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे वेरिएबल हम लोग किसको लिखते हैं? लेटर्स को यूज करते हैं या सिंबल को यूज करते हैं, और कांस्टेंट मेरा नंबर्स होता है, जैसे x, y, z, a, b, c, और नंबर में 3, -7 कुछ भी। तो these are the constant whose value does not change. These are the variables whose value can change. अब इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि ये इक्वेशन क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस चैप्टर में पूरा यही है ना। इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो मेरा इक्वेशन बनता है। जैसे अगर याद होगा, मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा x² + 7 और एक एक्सप्रेशन है x - 3। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। सो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन तो मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है। अब राइट हैंड साइड में जीरो भी लिखा हुआ रहता है, तो जीरो इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं ना। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं उसको। नाउ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? मैं 3-4 इक्वेशन लिखता हूं और उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूं x³ + 7 = 9x², एक मैंने इक्वेशन लिखा। फिर मैं लिखता हूं x² + y² = 9। फिर मैं लिखता हूं 2x + 7y = 18। फिर मैं लिखता हूं x³ - x² = 2x - 7। तो मैंने ये बहुत सारा 4-5 x4 मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज डिग्री 1 हो। ठीक है, डिग्री 1 हो। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको छोड़ दिए। यहां पर देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी छोड़ दिए। इसमें देखते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन बनेगा। यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये मेरा क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा, ये भी लीनियर नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिख देता हूं 2x + 7 = 9, क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। ये मेरा क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। तो जो लीनियर इक्वेशन नहीं है मैं उसको पहले तो हटा देता हूं। ये मेरा लीनियर नहीं था, ये मेरा लीनियर नहीं था, ये मेरा लीनियर नहीं था। अब अगर तुम देखोगे तो मेरे पास दो इक्वेशन बचा है, दो की ये लीनियर इक्वेशन है। अब क्वेश्चन क्या था? मेरे पास था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टॉपिक क्या है? टू वेरिएबल। अगर इसको मैं देखूं तो इसके पास सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज x, सो वन वेरिएबल है। इसके बारे में भी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा बचा क्या? कैसा फॉर्म बचेगा? ये वाला अगर हम लोग इक्वेशन देखते हैं तो यहां मुझे दिखता है लीनियर इक्वेशन तो है और दो वेरिएबल है। सो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो a1x + b1y = c1। अब ये a1 b1 c1 क्या है? तो a1 b1 और c1 है रियल नंबर्स। हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े कि रियल नंबर क्या होता है। तो a1 b1 c1 जो है वो रियल नंबर है, जहां पर कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। क्यों लिखा हुआ रहता है a should not be 0, b should not be 0? इसके पीछे लॉजिक ये है
कि अगर a1 मेरा 0 हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। y अगर 0 होगा तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, c 0 हो सकता है। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ अब देखो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहां से आया वो समझते हैं। मैं ये सब फिर से समझाऊंगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहां से आया। अब मान लो मैंने एक इक्वेशन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मान लो मैंने ये एक इक्वेशन दिया और मैं बोलता हूं कि x और y का सॉल्यूशन क्या होगा। हमें बेसिकली सॉल्व क्या करना है, हम लोग इस चैप्टर में करना क्या, हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इसको रूट्स कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। ये क्या होता है कि x और y का कौन सा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लो मैं लिखूं, किसी ने कहा कि सर x1 y9 करेक्ट है, x2 y8 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, -1 11 करेक्ट है। तो मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन रहे टू वेरिएबल में और एक इक्वेशन दिया हुआ रहे तो मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। करेक्ट, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, वहां पर भी यूनिक निकलेगा, वहां पर भी इनफाइनाइटली मेनी निकलेगा और वहां पर भी नो सॉल्यूशन निकलेगा। बट क्या कंडीशन होगा वो हम लोग सीखेंगे। मेरे पास ये जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वहां पर मेरे पास एक इक्वेशन नहीं रहेगा, मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और ये जो दो इक्वेशन है इसी को हम लोग कहेंगे पेयर ऑफ और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर कि दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो अब हम लोग फाइनली इस टॉपिक में आए जहां पर हम लोगों को यह पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन रहेगा और उससे हम लोगों को उसका सॉल्यूशन निकालना होगा ना। अब ये सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो देखो, जब भी मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, मैं दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और मैंने एक लिखा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y है और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, तो अभी जो मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में निकाल सकते हैं। पहला ग्राफिकली निकाल सकते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। एक तो मैं इसको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड, तो ये दो मेथड से हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक चीज और समझो, अगर मुझे ये ग्राफिकली निकालना होगा, मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर मतलब तो होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर याद होगा तो मोशन में हम लोग पढ़े फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, लाइट में पढ़े रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो क्या है ये, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये भी मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब अगर मुझे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना होगा, अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा दो लाइन को, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तीन तरह का डायग्राम बनेगा। पहला इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा पैरेलल बन सकता है और तीसरा ओवरलैपिंग होगा, एक के ऊपर एक लाई करेगा। इसके अलावा मैं दो लाइन का ग्राफ बना ही नहीं सकता हूं, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि सर ऐसा भी तो बन रहा है, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान दो ये क्या है, ये लाइन है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन मेरा दोनों तरफ एक्सटेंड होता है, दोनों तरफ एक्सटेंड होता है, ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा ही, करेक्ट है। तो मैंने ग्राफिकली मेरे पास ये आएगा। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग कहते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर पैरेलल है तो हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब हर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इस केस में।
अब दो चीज और समझो जो क्वेश्चन में आता है। अगर मेरा सॉल्यूशन निकल रहा है तो कहते हैं कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो इस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन आएगा या तो एक या तो इनफाइनाइटली मैनी। इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक ग्राफिकली हुआ और हम लोग अभी चल करके देखेंगे जिससे क्वेश्चन भी आता है कि क्या कंडीशन होता है कि ये बनेगा या ये बनेगा। बट उसके पहले ना अलजेब्रिक मेथड क्या, तो हम लोगों को एक तो मेथड पता चला कि मैं किसी भी इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करूंगा तो मेरा या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा तो ये पॉइंट मेरा आंसर हो गया, या तो वो पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, और या तो ओवरलैपिंग होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो ये तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। अलजेब्रा मेथड क्या है? तो यहां पर तीन मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और जो तीसरा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ दिस इज ओमिटेड नाउ इन योर सिलेबस, तो ये नहीं है, बट मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे बनाते, क्योंकि ये भी बड़ा सिंपल सा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंदी है, बट छोटा छोटा इक्वेशन बन जाता है। जब लेंदी इक्वेशन होगा, जब बड़ा इक्वेशन होगा तो इसमें टाइम लगता है। तो हम लोग जनरली अगर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड यूज करना है तो 99% केस में हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके आराम से बना सकते हैं। सो अगर देखोगे तो क्रक्स इस जो चैप्टर का हम लोग को पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोग एक एक चीज समझ सकते हैं, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, और उसके बाद ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, जहां पर a1 b1 c1, और इस इक्वेशन को अगर ले लेंगे तो a2 b2 c2, ये जो है ये मेरा रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? जहां पर देखो अब क्लास 10 तक हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, 11th में जाकर के इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं। रियल नंबर है सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इसी को हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ तो ये रियल नंबर होगा और c1 c2 भी मेरा मतलब ये रियल नंबर हो गया, x और y मेरा वेरिएबल है। तो ये है मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसका रूट्स कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्राइक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में अगर मैं दो लाइन को ड्रॉ करूंगा स्ट्रेट लाइन को, तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल होगा, या फिर वो कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। इसको और इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन दे रहा है, एक या मैनी, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर पैरेलल है तो इसमें नो सॉल्यूशन है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है बिकॉज़ इट इज नॉट गिविंग एनी सॉल्यूशन। अलजेब्राइक मेथड अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नाउ ओमिटेड, तो हमारा ये दो मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो मैं फर्स्ट पार्ट में यही बताना चाह रहा था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे कब हमारा सिर्फ इक्वेशन को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या मेनी सॉल्यूशन आएगा। और अगर मुझे एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन सिर्फ दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक और इक्वेशन बनाओ सो दैट इन दोनों इक्वेशन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए, तो हम लोग कितना आसानी से दूसरा इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सेकंड पार्ट में करूंगा, ये बेसिक्स है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।